जय हिंद फ्रेंड्स आज आप सभी के बीच जो कहानी लेकर हाजिर हूँ, कहानी का नाम है गैंग्रीन जो कि एक तरीके से अज्ञे जी द्वारा रचित कहानी है। मैं शैली में लिखी गई ये कहानी है। कहानी बेसिकली स्त्री के सरोकारों से जुड़ा हुआ है कि किस प्रकार विवाह के पश्चात वैवाहिक जीवन के माध्यम से नारी जीवन और उसके सीमित घरेलू परिवेश में उसका जीवन जो बहुत पहले चहल पहल वाला था, जो बहुत ही चंचल स्वभाव की थी, वो किस तरीके से यंत्रणा की शिकार हो पूरा जीवन व्यतीत करती है। एक विवाहिता नारी के अभाव में घुटते हुए व्यक्तित्व की त्रासदी का ये चित्रण बखूबी करता है। कहानी के केंद्र में है मालती महेश्वर टीटी, खुद कथाकार। केंद्रीय पात्र में जो मालती है गैंग्रीन रोज, बेसिकली ये थोड़ा सा हिंट नाम है जो गैंग्रीन रोज। ये कहानी बेसिकली जो छपा था पहले, ये कहानी सर्वप्रथम गैंग्रीन नाम से प्रकाशित हुआ, लेकिन बाद में इसका शीर्षक बदलकर रोज कर दिया गया। ये कहानी अज्ञे की कहानी संकलन बेपदका के पहले संस्करण में और पर 5वें संस्करण में 1990 में नेशनल पब्लिशिंग हाउस दिल्ली से प्रकाशित हुआ था और इस शीर्षक था गैंग्रीन करके। यहाँ पे जो केंद्रीय पात्र मालती है, ये गैंग्रीन रोज कहानी के मुख्य पात्र है। विवाहिता स्त्री जो एक बच्चे की माँ और अपने वैवाहिक जीवन से त्रस्त है। महेश्वर उसका पति है। जीवन इनका रोज जैसे जीवन किस तरीके से रोज बीतता है, ऐसे ही मालती का पति जो एक पहाड़ी गांव में, क्योंकि ये जहाँ रह रहे हैं विवाह के पश्चात वो पहाड़ी गांव है, सरकारी डिस्पेंसरी में डॉक्टर है और टीटी इनका बच्चा है मालती और महेश्वर का। कथाकार जो है, क्योंकि ये जो मालती थी पहले बहुत ही चंचल स्वभाव वाली लड़की थी, तो बचपन में जो मित्र था और एक तरीके से मित्र भी और रिश्ते का भाई भी, वो खुद कथाकार है। आज ये है कि कहानी में कथाकार जो है वो मालती के यहाँ मिलने आया हुआ है। 3 भागों में इसको डिवाइड करके कहानी की शुरुआत होती है। कहानी में आपको ये ध्यान देना है कि इसमें क्या चीजें मिलेगा आपको पढ़ने को, कि समय के साथ जो इतनी चंचल स्वभाव वाली लड़की थी, कैसे उसका परिवेश उसको पूर्णतः बदल देता है। विवाहिता के मन की उदासी और अकेलेपन की अनुभूति का चित्रण बहुत ही मार्मिक ढंग से है कि जब वो मालती से मिलने जाते हैं तो उसमें थोड़ा भी उत्साह का संचार नहीं होता। वो हाल समाचार तक नहीं पूछते। उसको स्वागत भी अपनत्व के भाव से नहीं बल्कि बहुत औपचारिक ढंग से करती है। तो जब बदलाव आता है तो बदलाव बहुत कुछ अपने साथ लेके आता है। दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी सांप की छाया मंडरा रही हो। उसके वातावरण में कुछ ऐसा अकथ्य अस्पृश्य किंतु फिर भी बोझिल और प्रकंपमय और घना सा फैल रहा था। मेरी आहट सुनते ही मालती बाहर निकली। मुझे देखकर पहचान कर उसकी मुरझाई हुई मुख मुद्रा तनिक से मीठे विस्मय से जागी, लेकिन वो फिर प्रसन्नचित नहीं हुई, फिर पूर्ववत हो गई जैसी थी। उसने कहा, आ जाओ, और बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए भीतर की ओर चली गई। मैं भी उसके पीछे हो लिया। भीतर पहुंचकर मैंने पूछा, वे यहाँ नहीं है क्या? अभी आए नहीं है, दफ्तर में है, थोड़ी देर में आ जाएंगे। कोई 1:30-2 बजे आया करते हैं, कब से गए हुए हैं, सवेरे उठते ही चले जाते हैं। मैं हूं कहकर पूछने को हुआ, और तुम इतनी देर क्या करती हो? पर फिर सोचा आते ही एकाएक प्रश्न तो ठीक नहीं है। मैं कमरे के चारों ओर देखने लगा। मालती एक पंखा उठा लाई और मुझे हवा करने लगी। मैंने आपत्ति करते हुए कहा, नहीं मुझे नहीं चाहिए, पर वह नहीं मानी। बोली, वाह, चाहिए कैसे नहीं, इतनी धूप में तो आए हो यहाँ तो। मैंने कहा, अच्छा लाओ मुझे दे दो। वह शायद न करने वाली थी, पर तभी दूसरे कमरे से शिशु के रोने की आवाज सुनकर उसने चुपचाप पंखा मुझे दे दिया और घुटनों पर हाथ टेक कर एक थकी हुई ऊहू करके भूतती भीतर की ओर चली गई। मैं उसके जाते हुए दुर्बल शरीर को देखकर सोचता रहा, ये क्या है? एक ऐसी छाया सी इस घर पर छाई हुई है। मालती मेरी दूर के रिश्ते की बहन है, किंतु उसे सखी कहना ही उचित है, क्योंकि हमारा परस्पर संबंध सख्य भाव का रहा है। हम बचपन से इकट्ठे खेले हैं, इकट्ठे लड़े हैं और पिटे हंक, और हमारी पढ़ाई भी बहुत से इकट्ठे ही हुई थी, और हमारे व्यवहार में सदा सख्य की स्वेच्छा और स्वच्छंदता रही है। वह कभी भातृत्व के या बड़े छोटेपन के बंधनों में नहीं गिरा। मैं आज कोई 4 वर्ष बाद उसे देखने आया हूँ। जब मैंने उसे इससे पूर्व देखा था तब वह लड़की ही थी, अब वह विवाहिता है, एक बच्चे की माँ भी है। इससे कोई परिवर्तन उसमें आया होगा, और यदि आया होगा तो क्या, यह मैंने अभी सोचा नहीं था। किंतु अब उसकी पीठ की ओर देखता हुआ मैं सोच रहा था, ये कैसी छाया है इस पर छाई हुई, और विशेषतः मालती पर ही। मालती बच्चों को लेकर लौट आई और मुझसे फिर से दूर नीचे बीछे दरी पर बैठ गई।
मैंने अपनी कुर्सी घुमाकर कुछ उसकी ओर उन्मुख होकर पूछा, इसका नाम क्या है? मालती ने बच्ची की ओर देखते हुए उत्तर दिया, नाम तो कोई निश्चित नहीं किया, वैसे टीटी कहते हैं। मैंने उसे बुलाया, टीटी टीटी आजा। पर वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मेरी ओर देखता हुआ अपनी माँ से चिपट गया और वहां सा होकर ऊँ करने लगा। मालती ने फिर उसकी ओर एक नजर देखा और फिर आंगन की ओर देखने लगी। काफी देर मौन रहा। थोड़ी देर तक तो वह मौन आकस्मिक ही था, जिसमें मैं तो प्रतीक्षा में थी कि मालती कुछ पूछेगी, किंतु उसके बाद एकाएक मुझे ध्यान हुआ मालती ने तो कोई बात ही नहीं की। ये भी नहीं पूछा कि मैं कैसा हूँ, कैसे आया हूँ। चुप बैठी रही। क्या विवाह के 2 वर्ष में ही बीते दिन वो भूल गई, या मुझे दूर ही इस विशेष अंतर पर रखना चाहती है? क्योंकि यह निर्बाध स्वच्छंदता अब तो नहीं हो सकती, पर फिर भी ऐसी मौन, ऐसा अजनबीपन नहीं होना चाहिए। मैंने कुछ खिन्न सा होकर दूसरी ओर देखते हुए कहा, जान पड़ता है तुम्हें मेरे आने से विशेष प्रसन्नता नहीं हुई। उसने एकाएक चौंक कर कहा, हूँ? यह हूँ प्रश्न सूचक था, किंतु इसलिए नहीं कि मालती ने मेरी बात सुनी नहीं थी, केवल विस्मय के कारण। इसलिए मैंने अपनी बात दोहराई नहीं, चुप बैठा रहा। मालती कुछ बोली ही नहीं। थोड़ी देर बाद मैंने उसकी ओर देखा। वह एक टक भरी और देख रही थी, किंतु मेरे उधर उन्मुख होते ही उसने आंखें नीचे कर ली। फिर भी मैंने देखा उन आंखों में कुछ विचित्र सा भाव था, मानो मालती के भीतर कहीं कुछ चेष्टा कर रहा हो, किसी बीती हुई बात को याद करने की, किसी बिखरे हुए वायुमंडल को पुनः जगाकर गतिमान करने की, कभी किसी टूटे हुए व्यवहार तंतु को पुनर्जीवित करने की और चेष्टा में सफल ना हो रहा हो। जैसे जैसे बहुत देर से प्रयोग में ना लाए हुए अंग को व्यक्ति एकाएक उठाने लगे और पाए कि वो उठता ही नहीं, चिर विस्मृत में मानो मर गया हो, उतने क्षीण बल से। यदि वह सारा प्राप्य बल है, उठ नहीं सकता, मुझे ऐसा जान पड़ा, मानो किसी जीवित प्राणी के गले में किसी मृत जंतु का तौक डाल दिया गया हो। वो उसे उतार कर फेंकना चाहे पर उतार ना पाए। तभी किसी ने किवाड़ खटखटाया। मैंने मालती की ओर देखा, पर वह हिली नहीं। जब किवाड़ दूसरी बार खटखटाया तब वह शिशु को अलग कर उठी और किवाड़ खोलने लगी। वे यानी मालती के पति आए। मैंने उन्हें पहली बार देखा था, यद्यपि फोटो से उन्हें पहचानता था। परिचय हुआ। मालती खाना तैयार करने आंगन में चली गई और हम दोनों भीतर बैठकर बातचीत करने लगे। उनकी नौकरी के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उस स्थान के बारे में और ऐसे अन्य विषयों के बारे में जो पहले परिचय पर उठा करते हैं, और एक तरह का स्वरक्षात्मक कवच बनकर। मालती के पति का नाम है महेश्वर। वह एक पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी के डॉक्टर हैं। उनकी हैसियत से इन क्वार्टरों में वो रहते हैं। प्रातःकाल 7 बजे वो डिस्पेंसरी चले जाते हैं, केवल शाम को 1-2 घंटे फिर चक्कर लगाने के लिए जाते हैं। डिस्पेंसरी के साथ के छोटे से अस्पताल में पड़े हुए रोगियों को देखने और अन्य जरूरी हिदायतें करने उनका जीवन भी बिल्कुल एक निर्दिष्ट ढर्रे पर चलता है। नित्य वही काम, उसी प्रकार के मरीज, वही हिदायतें, वही नुस्खे, वही दवाइयां, वही स्वयं उकताए हुए। यानी मालती तो उकताई है, महेश्वर भी कम उकताए नहीं है। और साथ ही इस भयंकर गर्मी की कारण वह अपने फुर्सत के समय भी सुस्ते ही रहते हैं। मालती हम दोनों के लिए खाना ले आई। मैंने पूछा, तुम नहीं खाओगे? या खा चुकी? महेश्वर बोले कुछ हंसकर, वो पीछे खाया करती है। बीते 2:30 बजे खाना खाने आते हैं, इसलिए पत्नी 3 बजे तक भूखी बैठी रहेगी। महेश्वर खाना आरंभ करते हुए मेरी ओर देखकर बोले, आपको तो खाने का मजा क्या ही आएगा, ऐसे बेवक्त खा रहे हैं। मैंने उत्तर दिया, वाह, देर से खाने पर तो और भी अच्छा होता है। भूख बढ़ी हुई होती है, पर शायद मालती बहन को कष्ट होगा। मालती टोकर बोली, मेरे लिए तो ये नई बात नहीं है, रोज ही ऐसा होता है। मालती बच्चे को गोद में लिए हुए थी। बच्चा रो रहा था, पर उसकी ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। मैंने कहा, ये रोता क्यों है? मालती बोली, हो ही गया है चिड़चिड़ा सा, हमेशा ही ऐसा रहता है। फिर बच्चे को डॉक्टर कहा चुप कर, जिससे वह और भी रोने लगा। मालती ने भूमि पर बैठा दिया और बोली, अच्छा ले, रो ले हो। और रोटी लेने आंगन की ओर चली गई। जब उसने भोजन हम लोगों ने समाप्त किया तब करीबन 3 बजने वाले थे। महेश्वर ने बताया कि उन्हें आज जल्दी अस्पताल जाना है। वहाँ 1-2 चिंताजनक केस आए हुए हैं जिनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। 2 की शायद टांग काटनी पड़े, गैंग्रीन हो गया है। तो देखिए, कहानी का शीर्षक जो गैंग्रीन हो गया ना, कि ऑपरेशन है और महेश्वर को जाना है और शायद उनका ऑपरेशन के लिए शायद टांग काटना पड़े। गैंग्रीन यानी घाव हो गया है। ये रिश्तों में भी एक घाव तो होता ही है जो दिखता नहीं है, जो मानसिक उथल पुथल है मालती के जीवन में। थोड़ी ही देर में वो चले गए। मालती किवाड़ बंद कराई और मेरे पास बैठने लगी थी। मैंने कहा, अब खाना तो खा लो, मैं उतनी देर टीटी से खेलता हूँ। वो बोली, खा लूंगी, मेरे खाने की कौन बात है, किंतु चली गई। मैं टीटी को हाथ में लेकर झुलाने लगा, जिससे वह कुछ देर के लिए शांत हो गया। दूर शायद अस्पताल में ही 3 खड़के एकाएक मोह चौंका। मैंने सुना मालती वहीं आंगन में बैठी अपने ही आप एक लंबी सी थकी हुई सांस के साथ कह रही, 3 बज गए।
मानो बड़ी तपस्या के बाद कोई कार्य संपन्न हो गया हो। थोड़ी ही देर में मालती फिर आ गई। मैंने पूछा, तुम्हारे लिए कुछ बचा भी था? सब कुछ तो था, बहुत था। हाँ बहुत था, भाजी तो सारी मैं ही खा गया था, वहां बचा कहाँ होगा? यूं ही रोब तो ना जमाओ कि बहुत था, मैंने हंसकर कहा। मालती मानो किसी और विषय की बात कहती हुई बोली, यहाँ सब्जी वब्जी तो कुछ होती नहीं है, कोई आता जाता है तो नीचे से मंगा लेते हैं। मुझे आज 15 दिन हुए हैं, जो सब्जी साथ लाए थे वही अभी बढ़ती जा रही है। मैंने पूछा, नौकरी? एक तरीके से नौकर वगैरह नहीं है, कोई ठीक मिला नहीं? शायद 1-2 दिन में हो जाए। बर्तन भी तुम ही मांजती हो, और कौन? कहकर मालती क्षण आंगन में जाकर लौट आई। मैंने पूछा, कहाँ गई थी? आज पानी ही नहीं है, बर्तन कैसे मांजेंगे? क्यों, पानी को क्या हुआ? रोज ही होता है ऐसा, कभी वक्त पर तो आता नहीं है। शाम को 7 बज जाता है, तब बर्तन मांजेंगे। चलो, तुम्हें 7 बजे तक से छुट्टी हुई? कहते हुए मैं मन ही मन ये सोचने लगा, अब इसे रात के 11 बजे तक काम करना पड़ेगा, छुट्टी क्या खाक हुई? यही उसने कहा। मेरे पास कोई उत्तर नहीं था, पर मेरी सहायता टीटी ने कह एकाएक फिर रोने लगा और मालती के पास जाने की चेष्टा करने लगा। मैंने उसे दे दिया। थोड़ी देर बाद मैं मौन रहा। मेरी जेब से अपनी नोटबुक निकाली और पिछले दिनों के लिखे हुए नोट देखने लगा। तब मालती को याद आया कि उसने मेरे आने का कारण तो पूछा नहीं, और बोली, यहाँ गया आए कैसे? मैंने कहा, अच्छा अब याद आया, तुमसे मिलने आया था, और क्या करना? तो इस तरीके से 2-1 दिन रहोगे कि नहीं रहोगे? तो उसने कहा कि नहीं, कल चला जाऊंगा। जरूरी है जाना? मालती कुछ नहीं बोली, कुछ खिन्न सी थी। मैं फिर नोटबुक की तरफ देखने लगा। थोड़ी देर बाद मुझसे ही ध्यान में आया कि मैं आया तो हूँ मालती से मिलने, किंतु यहाँ वो बात करने को बैठी ही नहीं, और मैं पढ़ रहा हूँ। पर बात भी क्या की जाए, मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर पर जो छाया घिरी है वह अज्ञात रहकर भी मानो मुझे भी वश में कर रही हो। मैं भी वैसा ही नीरस निर्जीव सा हो रहा हूँ, जैसे ये घर, जैसे मालती। मैंने पूछा, तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं? मैं चारों ओर देखने लगा कि कहीं किताबें दिख पड़े। यह कहकर मालती थोड़ा सा हंस दी। वह हंसी कह रही थी, यहाँ पढ़ने को क्या है? मैंने कहा, अच्छा मैं वापस जाकर जरूर कुछ पुस्तकें भेज दूंगा, और वार्तालाप फिर समाप्त हो गया। थोड़ी देर बाद मालती ने फिर पूछा, आए कैसे हो लारी में? पैदल, इतनी दूर? बड़ी हिम्मत की, आखिर तुमसे मिलने आया हूँ। ऐसे ही आया हूँ? नहीं, कुली पीछे आ रहा है सामान लेकर, मैंने सोचा बिस्तरा ले ही चलूं। अच्छा किया तुम, यहाँ तो बस, कहकर मालती चुप हो गई। फिर बोली, तब तुम थके होगे, लेट जाओ। नहीं बिल्कुल नहीं, रहने भी दो, थके नहीं है। भले थके कैसे होंगे, और तुम क्या करोगी? मैं बर्तन मांज रखती हूँ, पानी आएगा तो धुल जाएगा। थोड़ी देर में मालती उठी और चली गई, टीटी को साथ में लेकर। तब मैं भी लेट गया और छत की ओर देखने लगा। मेरे विचारों के साथ आंगन से आती हुई बर्तनों के घिसने की खनखन ध्वनि मिलकर एक स्वर उत्पन्न करने लगी, जिसके कारण मेरे अंग धीरे धीरे ढीले पड़ने लगे। मैं उगने लगा। एकाएक वह एक स्वर टूट गया, मौन हो गया। इससे मेरी तंद्रा भी टूटी। मैं उस मौन में सुनने लगा। 4 खड़क रहे थे और इसी का पहला घंटा सुनकर मालती रुक गई थी। वही 3 बजने वाली बात मैंने फिर देखी। अब की बार और उग्र रूप में मैंने सुना मालती एक बिल्कुल अनैच्छिक, अनुभूतिहीन, नीरस यंत्रवत, वह भी थके हुए यंत्र भांति स्वर में कह रही हो कि 4 बज गए। मानो इस अनैच्छिक समय गिनने गिनने में ही उसका मशीन तुल्य जीवन बीता जा रहा है। वैसे ही जैसे मोटर का स्पीडोमीटर यंत्रवत फासला नापता रहता है और यंत्रवत विश्रांत स्वर में कहता है कि मैंने अपने अमित शून्य पथ का इतना अंश तय कर लिया। न जाने कब कैसे मुझे नींद आ गई। तब 6 कभी के बजे चुके थे जब किसी के आने की आड़ से मेरी नींद खुली और मैंने देखा कि महसर लौट आए हैं और उनके साथ ही बिस्तर लिए हुए मेरा कुली हुई। मैं मुंह को धोने को पानी में पानी मांगने को ही था कि मुझे याद आया पानी नहीं होगा। मैंने हाथों से मुंह पोंछते पोंछते महसर से पूछा, आपने बड़ी देर की? उन्होंने किंचित ग्लानि भरे स्वर में कहा, हाँ, आज वह गैंग्रीन का ऑपरेशन करना ही पड़ा। एक कर आया हूँ, दूसरे को एम्बुलेंस में बड़े अस्पताल भिजवा दूंगा। मैंने पूछा, गैंग्रीन कैसे हो गया? एक कांटा चुभा था, उसी से हो गया। बड़े लापरवाह लोग होते हैं यहाँ के। मैंने पूछा, यहाँ आपको केस अच्छे मिल जाते हैं? आय के लिहाज से नहीं, डॉक्टर के अभ्यास के लिए। बोले, हाँ, मिल ही जाते हैं। यही गैंग्रीन, हर दूसरे चौथे दिन एक केस आ जाता है, नीचे बड़े अस्पताल में भी। मालती आंगन से ही सुन रही थी, अब आ गई। बोली, हाँ, केस बनाते देर क्या लगती है? कांटा चुभा था, इस पर टांग काटने पड़े। ये भी कोई डॉक्टरी है? हर दूसरे दिन किसी का टांग, किसी की बांह काट देते हैं। इसी का नाम है अच्छा अभ्यास। महेश्वर हंस बोले, न काटे तो उसकी जान गंवाए। हाँ, पहले तो दुनिया में कांटे ही नहीं होते होंगे। आज तक तो सुना नहीं था कि कांटों के चुभने से मर जाते हैं। महेश्वर ने उत्तर नहीं दिया।
मुस्कुरा दिए, मालती बोली और देखकर बोली, ऐसे ही होते हैं डॉक्टर, सरकारी अस्पताल है ना, क्या परवाह है। मैं तो रोज ही ऐसी बातें सुनती हूँ, अब कोई मुरमुर जाए तो ख्याल ही नहीं आता। पहले तो रात रात भर नींद नहीं आया करती थी, तभी आंगन में खुले हुए नल ने कहा टिप टिप कर पानी। मालती ने उठकर चल पड़ी। खनखनाहट से हमने जाना बर्तन धोए जाने लगे। टीटी महेश्वर की टांगों की सहारे खड़ा मेरी ओर देख रहा था। एकाएक उन्हें छोड़ मालती की ओर खिसकता हुआ चला। महेश्वर ने कहा, उधर मत जा, और उसको गोद में उठा लिया। वो मैं चलने और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। महेश्वर बोले, अब रो रो कर सो जाएगा, तभी घर में चैन होगी। मैंने पूछा, आप लोग भीतर ही सोते हैं, गर्मी तो बहुत होती होगी। होने को तो मच्छर भी बहुत होते हैं, पर यहाँ लोहे के पलंग उठाकर बाहर कौन ले जाए। आपके नीचे जाएंगे तो चारपाइयां ले जाएंगे। फिर कुछ रुक कर बोले, अच्छा तो बाहर ही सोएंगे, आपके आने का इतना लाभ ही होगा। टीटी अभी तक रोता ही जा रहा था। महेश्वर ने उसे एक पलंग पर बिठा दिया और पलंग बाहर खींचकर बाहर, मैं मदद करता हूँ, दूसरी ओर से पलंग उठाकर निकलवा दिया। अब हम तीनों, महेश्वर, टीटी और मैं, पलंग पर बैठ गए और वार्तालाप के उपयुक्त विषय ना पाकर उस कमी को छिपाने के लिए टीटी से खेलने लगे। बाहर आकर वह कुछ चुप हो गया था, किंतु बीच बीच में जैसे एकाएक कोई भूला हुआ कर्तव्य याद करके रो उठता था और फिर एकदम चुप हो जाता था। और कभी कभी हम हंस पड़ते थे या महेश्वर उसके बारे में कुछ बात कह देते थे। मालती बर्तन धो चुकी थी। जब वह उनको लेकर आंगन के एक और रसोई छप्पर की ओर चली तब महेश्वर ने कहा, थोड़े से आम लाया हूँ, वो भी धो लेना। कहाँ है? अंगीठी पर रखे हैं, कागज में लिपटे हुए हैं। मालती ने भीतर जाकर आम उठाए और अपने आंचल में डाल दिए, जिस कागज में वे लिपटे हुए थे वह किसी पुराने अखबार का टुकड़ा था। मालती चलती चलती संध्या के उस क्षीण प्रकाश में उसी को पढ़ती जा रही थी। वह नल के पास जाकर खड़ी उसे पढ़ती रही। जब दोनों ओर पढ़ चुकी तब एक लंबी सांस लेकर उसे फेंक कर आम धोने लगी। मुझे एकाएक याद आया, बहुत दिनों की बात है, जब हम स्कूल में भर्ती हुए थे, जब हमारा सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ा विजय था हाजिरी हो चुकने के बाद चोरी की क्लास से निकल भागना और स्कूल से कुछ दूरी पर जाकर एक तरीके से जो होता था पढ़ाई करना।
जय हिंद फ्रेंड्स आज यूजीसी नेट पाठ्यक्रम में जो हमारे कहानी लगा हुआ है उस कहानी के केंद्र में एक कहानी है अज्ञे जी का गैंग्रीन।
जय हिंद फ्रेंड्स यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में जो हमारे सिलेबस में एक कहानी है, क्योंकि कहानियों की श्रृंखला चल रही है और उसी में एक कहानी है गैंग्रीन जो कि अज्ञे जी के द्वारा रचित कहानी है। कहानी मैं शैली में लिखा गया और ये कहानी जो है वो स्त्री के सरोकारों से जुड़ा हुआ है। इस कहानी की नायिका है मालती जो कि बहुत ही चंचल स्वभाव वाली लड़की रहती है, लेकिन समय के साथ जब वो विवाहिता नारी के रूप में परिणित होता है तो एक सीमित घरेलू परिवेश में उसका जीवन जो होता है बहुत ही उबाऊ किस्म का हो जाता है। और उसकी जो जीवन शैली है अभी देखने को, जो उसका मित्र बचपन का आता है, एक तरीके से सख्य भाव से रहता है, वो उसको इस यंत्रणावश देखता है और उसका उस घरेलू जीवन शैली देखता है। तो एक तरीके से, क्योंकि ये कथाकार ही है तो कथाकार अपने भाव में उस चीज को व्यक्त करता है। ये कहानी जो है सबसे पहले गैंग्रीन नाम से प्रकाशित हुई थी, लेकिन बाद में इसका शीर्षक बदल के रोज कर दिया गया था। रोज मतलब लगभग वही चीजें बराबर हो रही हैं और गैंग्रीन एक घाव का बोधक है। कहानी के केंद्र में है मालती जो कि रोज कहानी के मुख्य पात्र है, विवाहिता स्त्री जो एक बच्चे की माँ भी है और वैवाहिक जीवन से संतुष्ट भी है। महेश्वर उसका पति है, क्योंकि ये लोग जो है एक पहाड़ी गांव में रहते हैं, क्योंकि उनका सरकारी डिस्पेंसरी भी वही है और टीटी इनका बच्चा होता है। और जो एक कथाकार स्वयं को ये मान के चलते कोई एक अतिथि के रूप में उनके जाते हैं उनके यहाँ पे, और संपूर्ण कहानी इसी के इर्द गिर्द रहता है। कहानी को 3 भागों में दर्शाया गया है। कहानी में एक विवाहिता के मन की जो उदासी है, अकेलापन है, उनकी अनुभूतियों का बहुत ही मार्मिक ढंग से चित्रण किया गया है। कि कहानी में जब ये होता है कि जब हम किसी को बहुत ही चंचल स्वभाव वाला देखते हैं, अचानक उसके जीवन में इतना परिवर्तन कि हम उससे मिलने जाए और वो बहुत ही जो पहले अनौपचारिक सख्य भाव था वो औपचारिक रूप में परिणित हो जाए, या वो सामने वाले से मिलने के बाद उत्साह नजर नहीं आए, वो हाल चाल तक नहीं पूछे, तो फिर यही लगता है कि ये तो बिल्कुल एक मशीन की भांति हो गई है, इसका जीवन किस प्रकार चेंज हो गया है। तो ये चीज वो लगातार जो अतिथि के रूप में आया होता है उसका एक तरीके से मित्र और सख्य भाव में जो साथ में पढ़ाई लिखाई जीवन में बहुत ही आगे तक वो लोग साथ में रहते, तो उसका एक तरीके से मना स्थिति का यहाँ सचित्र वर्णन है। कहानी की शुरुआत इस प्रकार होती है कि दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी सांप की छाया मंडरा रही। उसके वातावरण में कुछ ऐसा अकथ अस्पृश्य किंतु फिर भी बोझिल और प्रकंप में और घना सा फैल रहा था। मेरी आहट सुनते ही मालती बाहर निकली। मुझे देखकर पहचान कर उसकी मुरझाई हुई मुखमुद्रा तनिक से मीठे विस्मय से जागी और फिर पूर्ववत सी हो गई। उसने कहा आ जाओ, और बिना उत्तर की प्रतीक्षा की वो अंदर भी चली गई। मैं भी उसके पीछे हो लिया। भीतर पहुंचकर मैंने पूछा, वे यहाँ नहीं है क्या? अभी आए नहीं है, दफ्तर में है, थोड़ी देर में आ जाएंगे। कोई 1:30-2 बजे आया करते हैं, कब से गए हुए हैं, सवेरे उठते ही चले जाते हैं। मैं हूँ कहकर पूछने को हुआ, और तुम इतनी देर क्या करती हो? पर फिर सोचा आते ही एकाएक प्रश्न तो ठीक नहीं है। मैं कमरे के चारों ओर देखने लगा। मालती एक पंखा उठा लाई और मुझे हवा भी करने लगी। मैंने आपत्ति करते हुए कहा मुझे नहीं चाहिए, पर वो नहीं मानी। बोली वाह, चाहिए क्यों नहीं, इतनी दूर धूप में आए हो, जरूरी है यहाँ तो। मैंने कहा अच्छा लाओ मुझे दे दो। वो शायद ना करने वाली थी, पर तभी दूसरे कमरे से शिशु के रोने की आवाज सुनकर उसने चुपचाप पंखा मुझे दे दिया और घुटनों पर हाथ टेक कर एक थकी हुई ऊँग करके वो भीतर चली गई। मैं उसके जाते हुए दुर्बल शरीर को देखकर ये सोचता रहा, ये क्या है, ये कैसी छाया से इस पर छाई हुई है। मालती मेरी दूर के रिश्ते की बहन है, किंतु उसे सखी कहना ही उचित है, क्योंकि हमारा जो परस्पर संबंध है सख्य का ही रहा है। हम बचपन से इकट्ठे खेले हैं, इकट्ठे लड़े और पिटे टंक, और हमारी पढ़ाई भी बहुत कुछ एक ही साथ हुई है। हमारा व्यवहार जो रहा है सदा सख्या का ही रहा है, स्वेच्छा के साथ, स्वच्छंदता से, कभी भातृत्व के या बड़े छोटेपन के बंधनों से नहीं गिरा। मैं आज कोई 4 बरस बाद उसे देखने आया हूँ। जब मैंने उसे इससे पूर्व देखा था तब वो लड़की ही थी, अब वो विवाहिता, एक बच्चे की माँ भी है। इससे कोई परिवर्तन उसमें आया होगा, और यदि आया होगा तो क्या, ये मैंने अभी सोचा नहीं था, किंतु अब उसकी पीठ की ओर देखता हुआ ये मैं सोच रहा था, ये कैसी छाया इस पर घर कर गई है। मालती बच्चे को लेकर लौट आई और फिर मुझसे कुछ दूर नीचे बैठी दरी पर। मैंने अपनी कुर्सी घुमाकर कुछ उसकी ओर उन्मुख होकर पूछा, इसका नाम क्या है? मालती ने बच्ची की ओर देखते हुए उत्तर दिया, नाम तो कोई निश्चित नहीं किया, वैसे टीटी कहते हैं। मैंने उसे बुलाया टीटी पर वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मेरी ओर देखता हुआ अपनी माँ से चिपट गया। रुआसा सा होकर कहने लगा वो। मालती ने फिर उसकी ओर एक नजर देखा और फिर बाहर आंगन की ओर देखने लगी। काफी देर मौन रहा। थोड़ी देर तक तो मौन आकस्मिक ही था, जिसमें मैं प्रतीक्षा में था कि मालती कुछ पूछे, किंतु उसके बाद एकाएक मुझे ध्यान हुआ मालती ने कोई बात ही नहीं की। ये भी नहीं पूछा कि मैं कैसा हूँ,
कैसे आया हूँ, चुप बैठी, और क्या विवाह के 2 वर्ष में वो बीते दिन भूल गई, या मुझे दूर इस विशेष अंतर पर रखना चाहती है? क्योंकि वो निर्बाध वचनता अब तो नहीं हो सकती, पर फिर भी ऐसा मौन जैसे अजनबी से भी नहीं होना चाहिए। मैंने कुछ खिन्न भाव से दूसरी ओर देखते हुए कहा, जान पड़ता है तो भी मेरे आने से विशेष प्रसन्नता नहीं हुई। उसने एकाएक चौंक कर कहा, हूँ या हूँ प्रश्न सूचक था, किंतु इसलिए नहीं कि मालती ने मेरी बात सुनी नहीं थी, केवल विस्मय के कारण। इसलिए मैंने अपनी बात दोहराई नहीं, चुप बैठा रहा। मालती कुछ बोली ही नहीं। थोड़ी देर बाद मैंने उसकी ओर देखा। वो एकटक मेरी ओर देख रही थी, किंतु मेरे उधर उन्मुख होते ही उसने आंखें नीचे कर ली। फिर भी मैंने देख उन आंखों में कुछ विचित्र सा भाव था, मानो मालती के भीतर कहीं कुछ चेष्टा कर रहा हो, किसी बीती हुई बात को याद करने की, किसी बिखरे हुए वायुमंडल को पुनः जगा कर गतिमान करने, कभी किसी टूटे हुए व्यवहार तंतु को पुनर्जीवित करने की और चेष्टा में सफल ना हो रहे। वैसे जैसे बहुत देर से प्रयोग में न लाए हुए अंक को व्यक्ति एकाएक उठाने लगे और पाए कि उठता ही नहीं है। चिर विस्मृत में मानो मर गया हो, उतने क्षीण बल से उठ नहीं सकता। मुझे ऐसा जान पड़ा मानो किसी जीवित प्राणी के गले में किसी मृत जंतु का तोक डाल दिया गया हो। वो उसे उतार कर फेंकना चाहे पर उतार ना पाए। तभी किसी ने किवाड़ खटखटाया। मैंने मालती की ओर देखा, पर वह हिले नहीं। जब किवाड़ दूसरी बार खटखटाया तब वह शिशु को अलग करके उठी और किवाड़ खोलने गई। वे यानी मालती के पति आए। मैंने उन्हें पहली बार देखा था, यद्यपि फोटो से उन्हें पहचानते थे। परिचय हुआ। मालती खाना तैयार करने आंगन में चली गई और हम दोनों भीतर बैठकर बातचीत करने लगे, उनकी नौकरी के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उस स्थान के बारे में और ऐसे अन्य विषयों के बारे में जो पहले परिचय पर उठा करते हैं, और एक तरह का स्वरक्षात्मक कवच बनकर। मालती के पति का नाम है महेश्वर। वे एक पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी के डॉक्टर हैं। उनकी हैसियत से इन क्वार्टरों में वो रहते हैं। प्रातःकाल 7 बजे डिस्पेंसरी चले जाते हैं और 1:30 या 2 बजे लौटते हैं। उसके बाद दोपहर भर छुट्टी रहती है। केवल शाम को 1-8 घंटे फिर चक्कर लगाने के लिए जाते हैं। डिस्पेंसरी के साथ के छोटे से अस्पताल में पड़े हुए रोगियों को देखने और अन्य जरूरी हिदायतें करने उनका जीवन भी बिल्कुल एक निर्दिष्ट ढर्रे पर चलता है। नित्य वही काम, उसी प्रकार के मरीज, वही हिदायतें, वही नुस्खे, वही दवाइयाँ। वह स्वयं उकताए हुए हैं और इसलिए और साथ ही इस भयंकर गर्मी के कारण वह अपनी फुर्सत के समय में भी सुस्त ही रहते हैं। मालती हम दोनों के लिए खाना ले आई। मैंने पूछा, तुम नहीं खाओगी या खा चुकी? महेश्वर बोले कुछ हंसकर, वह पीछे खाया करती है। पति 2:30 बजे खाना खाने आते हैं, इसलिए पत्नी 3 बजे तक भूखी रहेगी। महेश्वर खाना आरंभ करते हुए मेरी ओर देखकर बोले, आपको तो खाने का मजा क्या ही आएगा ऐसे बेवक्त पर। मैंने उत्तर दिया, वाह, देर से खाने पर तो और भी अच्छा लगता है। भूख बढ़ी हुई होती है, पर शायद मालती बहन को कष्ट होगा। मालती टोक कर बोली, हूँ मेरे लिए ये नई बात नहीं है, रोज ही ऐसा होता है। मालती बच्चे को गोद में लिए हुए थी। बच्चा रो रहा था, पर उसकी ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। मैंने कहा, यह रोता क्यों है? मालती बोली, हो ही गया है चिड़चिड़ा सा, हमेशा ही ऐसा रहता है। फिर बच्चे को डॉक्टर कहा, जो डॉक्टर थे वो मतलब कि वो डांट कर उसको बोले कि चुप रहो, जिससे वो और भी रोने लगा। मालती ने भूमि पर बिठा दिया और बोली, अच्छा और भी रो ले, और रोटी लेने आंगन की ओर चली गई। जब हमने भोजन समाप्त किया तब 3 बजने वाले थे। महेश्वर ने बताया कि उन्हें आज जल्दी अस्पताल जाना है। वहाँ 1-2 चिंताजनक केस आए हुए हैं जिनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। 2 की शायद टांग काटनी पड़े, उसको शायद गैंग्रीन हो गया है। तो गैंग्रीन जो एक तरीके से सब सूचक है, जो शीर्षक है इस कहानी का। गैंग्रीन यानी जो पेशेंट आए हुए हैं उनका टांग काटना, मतलब कि उनको घाव हो गया है। बाद में तो कहानी का नाम रोज कर दिया गया। थोड़ी ही देर में वो चले गए। मालती की बाड़ बंद कराई और मेरे पास बैठने ही लगी थी कि मैंने कहा, आप खाना तो खा लो, मैं उतनी देर टीटी से खेल लेता हूँ। वो बोली, खा लूंगी, मेरे खाने की कौन सी बात है, किंतु चली गई। मैं टीटी को हाथ में लेकर झुलाने लगा, जिससे वह कुछ देर के लिए शांत हो गया। दूर शायद अस्पताल में ही 3 कड़के एकाएक में चौंका। मैंने सुना, मालती वही आंगन में बैठी अपने ही आप एक लंबी सी थकी हुई सांस के साथ कह रही है, 3 बज गए हैं, मानो बड़ी तपस्या के बाद कोई कार्य संपन्न हो गया हो। थोड़ी देर में मालती फिर आ गई। मैंने पूछा, तुम्हारे लिए कुछ बचा भी था? सब कुछ तो बहुत था। हाँ बहुत था, भाजी तो सारी मैं ही खा गया था, वहाँ बचा क्या होगा? यो ही रोक तो नहीं जमाओ, मैंने हंसकर कहा। मालती मानो किसी और विषय की बात कहती हुई बोली, यहाँ सब्जी वब्जी तो कुछ होती ही नहीं है, कोई आता जाता तो है नहीं, नीचे से मंगा लेते हैं। मुझे आए 15 दिन हो गए हैं, जो सब्जी साथ में लाए थे वही अभी तक चल रहा है। तो लेखिका ने पूछा, एक तरीके से कथाकार, कि कोई नौकर वगैरह नहीं मिला? तो उन्होंने कहा, नहीं। बर्तन तुम ही मांजती हो? हाँ, कहकर मालती क्षण आंगन में जाकर लौट आई। मैंने पूछा, कहाँ गई थी? आज पानी ही नहीं है, बर्तन कैसे मांजेंगी? क्यों, पानी को क्या हुआ? रोज ही होता है, कभी वक्त पर तो आता नहीं। आज शाम को 7 बजे आएगा,
तब बर्तन मांजेंगे। चलो तुम्हें 7 बजे तक तो छुट्टी हो गई। कहते हुए मैं मन ही मन ये सोचने लगी कि अब इसे रात के 11 बजे तक काम करना पड़ेगा, छुट्टी क्या खाक हुई। यही उसने कहा। मेरे पास कोई उत्तर नहीं था, पर मेरी सहायता टीटी ने की। एकाएक फिर रोने लगी और मालती के पास जाने की चेष्टा करने लगी। मैंने उसे दे दिया। थोड़ी देर फिर मौन रहा। मैंने जेब से अपनी नोटबुक निकाली और पिछले दिनों के लिखे हुए नोट देखने लगा। तब जाके मालती को याद आया कि उसने मेरे आने का कारण तो पूछा ही नहीं, और बोली यहाँ आए कैसे। मैंने कहा ही तो। अच्छा, अब याद आया, तुमसे मिलने आया था और क्या। तो 2-1 दिन रहोगे ना। नहीं, कल चला जाऊंगा, जरूरी जाना है। मालती कुछ नहीं बोली, कुछ खिन्न सी हो गई। फिर मैं नोट बुक की तरफ देखने लगा। थोड़ी देर बाद मुझे ये ध्यान आया कि मैं आया तो हूँ मालती से मिलने, किंतु यहाँ वहाँ बात करने के लिए बैठी ही नहीं और मैं पढ़ रहा हूँ। पर बात भी क्या की जाए। मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर पर जो छाया घिरी हुई वो अज्ञात रहकर भी मानो मुझे विवश कर रही है। मैं भी वैसा ही नीरस निर्जीव सा हो रहा हूँ जैसे यह घर। जैसे मालती, मैंने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं। मैं चारों ओर देखने लगा कि कई किताबें दिख पड़े। यहाँ कहकर मालती थोड़ा सा हंस दी। वह हंस ही कह रही थी कि यहाँ पढ़ने को है क्या। मैंने कहा अच्छा, मैं वापस जाकर जरूर कुछ पुस्तकें भेजूंगा, और वार्तालाप फिर समाप्त हुआ। थोड़ी देर बाद मालती ने फिर पूछा आए कैसे हो लारी में। पैदल इतनी दूर, बड़ी हिम्मत की। तुमसे मिलना था आखिर। ऐसे ही आए हो। नहीं, कुली पीछे आ रहा है सामान लेकर। मैंने सोचा बिस्तरा ले ही चलूं। अच्छा क्या, या तो बस कहकर मालती चुप रह गई। फिर बोली तब तो तुम थके होगे, लेट जाओ। नहीं, बिल्कुल नहीं थका, रहने भी दो। थके नहीं है, भला थके हैं। और तुम क्या करोगी। मैं बर्तन मांज कर रखती हूँ, पानी आएगा तो धुल जाएंगे। थोड़ी देर में मालती उठी और चली गई टीटी को साथ लेकर। तब मैं भी लेटा गया और छत की ओर वही देखने लगा। मेरे विचारों के साथ आंगन से आती हुई बर्तनों के घिसने की खनखन ध्वनि मिलकर एक विचित्र एक स्वर उत्पन्न करने लगी, जिसके कारण मेरे अंग धीरे धीरे ढीले पड़ने लगे। मैं उगने लगा। एकाएक वह एक स्वर टूट गया और मौन हो गए। इससे मेरी तंद्रा भी टूटी। मैं उस मौन में सुनने लगा। 4 खड़क रहे थे और इसी का पहला घंटा सुनकर मालती रुक गई थी। वही 3 बजे वाली बात मैंने फिर देखी। अब की बार और उग्र रूप में मैंने सुना। मालती एक बिल्कुल अनैच्छिक, अनुभूतिहीन, नीरस, यंत्रवत, वह भी थके हुए यंत्र के समान स्वर में कह रही हो 4 बज गए हों। मानो इस अनैच्छिक समय गिनने में ही उस मशीन तुल्य जीवन व्यतीत हो रहा है। वैसे जैसे मोटर का स्पीडोमीटर यंत्रवत फासला नापता जाता है और यंत्रवत विश्रांत स्वर में कहता है कि मैंने अपने अमित शून्य पद का इतना अंश तय कर लिया, ना जाने कब मुझे कैसे नींद आ गई। तब 6 कभी के बज चुके थे जब किसी के आने के आहट से मेरी नींद खुली और मैंने देखा कि महेश्वर लौट आए हैं, और उनके साथ ही बिस्तर लिए मेरा कुली भी। मैं मुंह धोने को पानी मांगने वाला ही था कि मुझे याद आया पानी नहीं होगा। मैंने हाथों से मुंह पोंछते पोंछते महेश्वर से पूछा आपने बड़ी देर की। उन्होंने किंचित ग्लानि भरे स्वर में कहा हाँ, आज वह गैंग्रीन का ऑपरेशन करना ही पड़ गया। एक कर आया हूँ, दूसरे को एम्बुलेंस में बड़े अस्पताल भिजवा दिया है। मैंने पूछा गैंग्रीन कैसे हो गया। एक कांटा चुभा था, उसी से हो गया। बड़े लापरवाह लोग होते हैं यहाँ के। मैंने पूछा यहाँ आपको केस अच्छे मिलते हैं। आय के लिहाज से नहीं, डॉक्टरी के अभ्यास के लिए। बोला हाँ मिल जाते हैं। यही गैंग्रीन हर दूसरे चौथे दिन एक केस आ ही जाता है, नीचे बड़े अस्पताल में भी। मालती आंगन से सुन रही थी, अब आ गई। बोली हाँ, केस बनाते देर क्या लगती है, कांटा चुभा था, इस पर टांग काटनी पड़ी। ये भी कोई डॉक्टरी है, हर दूसरे दिन किसी की टांग किसी की बांग काट आते हैं, और इसी का नाम है अच्छा अभ्यास। महेश्वर हंस बोले ना काटे तो उसकी जान गंवाए। हाँ, पहले तो दुनिया में कांटे ही नहीं होते होंगे, आज तक तो सुना ही नहीं था कि कांटों के चुभने से मर जाते हैं लोग। महेश्वर ने उत्तर नहीं दिया, मुस्कुरा दिए। मालती मेरी ओर देखकर बोली ऐसे ही होते हैं डॉक्टर, सरकारी अस्पताल है ना, क्या परवाह है। मैं तो रोज ही ऐसी बातें सुनती हूँ, अब कोई मर मुर जाए तो ख्याल ही नहीं आता। पहले तो रात रात भर नींद नहीं आया करता था। तभी आंगन में खुले हुए नल से टिप टप कर पानी आया। मालती ने कहा पानी और उठकर चली गई। खनखनाहट से हमने जाना, बर्तन धोए जाने लगे हैं। टीटी महेश्वर की टांगों के सहारे खड़ा मेरी ओर देख रहा था। अब एकाएक उन्हें छोड़ मालती की ओर खिसकता हुआ चला। महेश्वर ने कहा उधर मत जा, और उसे गोद में उठा लिया। वो मचलने और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। महेश्वर बोला अब रो रोकर सो जाएगा, तभी घर में चैन होगी। मैंने पूछा आप लोग भीतर ही सोते हैं, गर्मी तो बहुत होती होगी। होने को तो मच्छर भी बहुत होते हैं, पर यह लोहे के पलंग उठाकर बाहर कौन ले आए। अब के नीचे जाएंगे तो चरपाइयाँ लेके आएंगे। फिर कुछ रुक कर बोले अच्छा तो बाहर ही सोएंगे, आपके आने का इतना लाभ ही होगा।
टीटी अब तक रोता ही जा रहा था। महेश्वर ने उसे एक पलंग पर बिठा दिया और पलंग बाहर खींचने लगे। मैंने कहा मैं मदद करता हूँ और दूसरी ओर से पलंग उठाकर निकलवा दिया। हम तीनों, महेश्वर, टीटी और मैं, पलंग पर बैठ के और वार्तालाप के लिए उपयुक्त विषय ना पाकर उस कमी को छिपाने के लिए टीटी से खेलने लगे। बाहर आकर वह कुछ चुप हो गया था, किंतु बीच बीच में जैसे एकाएक कोई भूला हुआ कर्तव्य याद करके रो उठता हो और फिर एकदम चुप। और कभी कभी हम हंस पड़ते थे या महेश्वर उसके बारे में कुछ बात कह दिया करता था। मालती बर्तन धो चुकी थी। जब वो उन्हें लेकर आंगन के एक और रसोई छप्पर की ओर चली तब महेश्वर ने कहा थोड़े से आम लाया हूँ, वो भी धो लेना। कहाँ है? अंगीठी पर रखे हैं, कागज में लिपटे हुए हैं। मालती ने भीतर जाकर आम उठाए और अपने आंचल में डाल लिए। जिस कागज में वे लिपटे हुए थे वह किसी पुराने अखबार का टुकड़ा था। मालती चलती चलती संध्या के उस क्षीण प्रकाश में उसी को पढ़ती जा रही थी। वो नल के पास जाकर खड़ी उसे पढ़ती रही। जब दोनों ओर पढ़ चुकी तब एक लंबी सांस लेकर उसे फेंक कर आम धोने लगी। मुझे एकाएक याद आया, बहुत दिनों की बात है, जब हम स्कूल में भर्ती हुआ करते थे और हमारा सबसे बड़ा विजय यही था कि चोरी की क्लास से निकल भागना और स्कूल से कुछ दूरी पर आम के बगीचों में पेड़ों पर चढ़ के कच्ची अमियाँ तोड़ना। कच्ची अमियाँ तोड़ तोड़ खाना। मुझे याद आया कभी जब मैं भाग आता और मालती नहीं आ पाती तब मैं भी खिन्न, जैसे उनका मन ये होता था, खिन्न लौट आया करता था। मालती कुछ नहीं पढ़ती थी, उसके माता पिता तंग थे। एक दिन उसके पिता ने उसे एक पुस्तक लाकर दी और कहा कि इसके 20 पेज रोज पढ़, मतलब कि 20 पेज उनको कहा कि रोज पढ़ा करें। हफ्ते भर बाद में देखूं कि इसे समाप्त कर चुकी हो या नहीं, और नहीं तो मार मार कर चमड़ी उधेड़ दूंगा। मालती ने चुपचाप किताब ले ली, पर क्या उसने पढ़ी? वह नित्य ही उसके 10 पन्ने 20 पेज फाड़ कर फेंक देती थी और अपने खेल में किसी भांति फर्क ना पड़ने देती थी। जब 8वें दिन उसके पिता ने पूछा किताब समाप्त कर ली तो उत्तर दिया हाँ कर ली। पिता ने कहा लाओ मैं प्रश्न पूछूंगा, तो चुप खड़ी रही। पिता ने फिर कहा तो उद्दत स्वर में बोली किताब मैंने फाड़ कर फेंक दी है, मैं नहीं पढ़ूंगी। उसके बाद वो बहुत पीटी, पर वह अलग बात है। इस समय मैं यही सोच रहा था कि वही उद्दत और चंचल मालती आज कितनी सीधी हो गई है, कितनी शांत और एक अखबार के टुकड़े को तरसती है। ये क्या है? तभी महेश्वर ने पूछा रोटी कब बनेगी? बस अभी बनाती हूँ। पर अब की बार जब मालती रसोई की ओर चली तब टीटी की कर्तव्य भावना बहुत ही विस्तीर्ण हो गई। वह मालती की ओर हाथ बढ़ाकर रोने लगा और नहीं माना। मालती उसे भी गोद में लेकर चली गई। रसोई में बैठकर एक हाथ से उसे थपकने और दूसरे से कई एक छोटे छोटे डिब्बे उठाकर अपने सामने रखने लगी और हम दोनों चुपचाप रात्रि की और भोजन की और एक दूसरे को कुछ कहने की और न जाने किस किस न्यूनता की पूर्ति की प्रतीक्षा करने लगे। हम भोजन कर चुके थे और बिस्तरों पर लेट गए थे और टीटी सो गया था। मालती पलंग के एक और मोमजामा बिछाकर उसे उस पे लेटा गई थी। वह सो गया था, पर नींद में कभी कभी चौंक उठता था। एक बार तो उठकर बैठ भी गया था, परंतु तुरंत ही लेट गया। मैंने महेश्वर से पूछा आप तो थके होंगे, सो जाइए। वह बोले थके तो आप अधिक होंगे, 18 मील पैदल चलकर जो आए हैं। किंतु उनके स्वर न मानो जोड़ दिया। थका तो मैं भी हूँ। मैं चुप रहा। थोड़ी देर में किसी अपर संज्ञा ने मुझे बताया वो ऊँघ रहे हैं। तब लगभग 10:30 बजे थे। मालती भोजन कर रही थी। मैं थोड़ी देर मालती की ओर देखता रहा। वह किसी विचार में, यद्यपि बहुत गहरे विचार में नहीं लीन हुई, धीरे धीरे खाना खा रही थी। फिर मैं इधर उधर खिसक कर पर आराम से होकर आकाश की तरफ देखने लगा। पूर्णिमा थी, आकाश अनभ्र था। मैंने देखा उस सरकारी क्वार्टर के दिन में अत्यंत शुष्कता और नीरसता लगने वाली स्लेट की छत भी चांदनी में चमक रही है। अत्यंत शीतलता और स्निग्धता से छलक रही है, मानो चंद्रिका उन पर से बहती हुई आ रही हो, झर रही हो। मैंने देखा पवन में चीड़ के वृक्ष, गर्मी से सूखकर मटमैले हुए चीड़ के वृक्ष धीरे धीरे गा रहे हैं। कोई राग जो कोमल है किंतु करुण नहीं, अशांति में है किंतु उद्वेग में नहीं। मैंने देखा प्रकाश से धुंधले नीले आकाश के तट पर जो चमगादड़ नीरो उड़ान से चक्कर काट रहे थे वे भी सुंदर दिखते थे। मैंने देखा दिन भर की तपन, अशांति, थकान, दाह पहाड़ों में से भाप से उठकर वातावरण में खोए जा रहे हैं, जिसे ग्रहण करने के लिए पर्वत शिशुओं ने अपनी चीड़ वृक्ष रूपी भुजाएं आकाश की ओर बढ़ा रखी हैं। पर यह सब मैंने ही देखा। अकेले मैंने महेश्वर ऊँघ रहे थे और मालती उस समय भोजन से निवृत्त होकर दही जमाने के लिए मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से धो रही थी और कह रही थी अभी छुट्टी हुई जाती है। और मेरे कहने पर ही कि 11 बजने वाले हैं, धीरे से सिर हिलाकर जता रही थी कि रोज ही इतने ही बज जाते हैं। मालती ने वह सब कुछ नहीं देखा। मालती का जीवन अपनी रोज की नियति गति से बढ़ा जा रहा था
और एक चंद्रमा की चंद्रिका के लिए, एक संसार के लिए रुकने को तैयार नहीं था। चांदनी में शिशु कैसे लगता है, इस अलस जिज्ञासा ने मैंने टीटी की ओर देखा और वह एकाएक मानो किसी ससोचित वामता से उठा और खिसक कर पलंग से नीचे गिर पड़ा और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। महसिया ने चौंक कर कहा, क्या हुआ? मैं झपट कर उसे उठाने दौड़ा। मालती रसोई से बाहर निकल आई। मैंने उसे खट शब्द को याद करके धीरे से करुणा भरे स्वर में कहा, चोट बहुत लग गई बेचारे को। ये सब मानो एक ही क्षण में एक ही क्रिया की गति में हो गया। मालती ने रोते हुए शिशु को मुझसे लेने के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, इसके चोटें लगती ही रहती हैं, रोज ही गिर पड़ता है। एक छोटी क्षण भर के लिए मैं अस्तब्ध हो गया। फिर एकाएक मेरे मन में, मेरे समूचे अस्तित्व ने विद्रोह के स्वर में कहा, मेरे मन ने भीतर ही भीतर, एक शब्द भी भीतर बाहर से नहीं निकला, माँ युवती माँ, यह तुम्हारे हृदय को क्या हो गया है जो तुम अपने एकमात्र बच्चे के गिरने पर ऐसी बात कह सकती हो, और यह भी जब तुम्हारा सारा जीवन तुम्हारे आगे पड़ा है। और तब एकाएक मैंने जाना कि वह भावना मिथ्या नहीं है। मैंने देखा कि सचमुच उस कुटुंब में कोई गहरी भयंकर छाया घर कही गई है। उसके जीवन की इस पहली यौवन में घुन की तरह वो लग गई है। उसका इतना अभिन्न अंग हो गया है कि वे पहचान में नहीं आता, उसी की परिधि में घिरे हुए चले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, मैंने उस छाया को देख लिया। इतनी देर में पूर्वज शांति हो गई थी। महेश्वर फिर लेट कर ऊँघ रहे थे। टीटी मालती के लेटे हुए शरीर से चिपट कर चुप हो गया था। यद्यपि कभी एक आध सिसकी और उसके छोटे से शरीर को हिला देती थी। मैं भी अनुभव करने लगा था कि बिस्तर अच्छा सा लग रहा है। मालती चुपचाप आकाश में देख रही थी, किंतु क्या चंद्रिका को या तारों को। तभी 11 का घंटा बजा। मैंने अपनी भारी हो रही पलकें उठाकर अकस्मात किसी अस्पष्ट प्रतीक्षा से मालती की ओर देखा। 11 के पहले घंटे की खड़कन के साथ ही मालती की छाती एकाएक फफोले की भांति उठी और धीरे धीरे बैठने लगी, और घंटा ध्वनि के कंपन के साथ ही मूक हो जाने वाले आवाज में उसने कहा, 11 बज गए। तो ये था जीवन, एक तरीके से मालती का जीवन किस तरीके से संत्रास्तावस्था में, घर के परिवेश में, जहाँ पे एक तरीके से जो बहुत ही चंचलता है, कैसे वो चंचलता एक बिल्कुल शांतावस्था में तब्दील हो जाता है। तो हमारा परिवेश जैसे होता है वो उसी की स्थिति का वर्णन यहाँ पे सहज रूप में किया गया है अज्ञेय जी द्वारा। बाकी अपनी प्रतिक्रिया जरूर जाहिर करते रहें, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया, आपका प्रोत्साहन ही हमारे लिए प्रेरणा का काम करेगा। और हमें ये तो है कि सिलेबस ज़्यादा से ज़्यादा और जल्द से जल्द कंप्लीट कराना है, तो वो फुली एक सीरीज में चलता रहेगा, तो चीज़ें जल्दी होंगी, अच्छे से होंगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।